हेलो एवरीवन। आज से हम पहला चैप्टर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। और वेरियस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और एमपीपीसीएस के और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, जिसमें पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हॉस्टिंग को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के दो पार्ट। पहला जो पार्ट था वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के तहत पास हुआ था 1773 से 1853 तक। दूसरा आया वो 1858 और 1947, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पास हुआ था। तो कंपनी रूल है 1773 से 1853 तक। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इसमें डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हॉस्टिंग टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर थे उनको सबस्यूम कर दिया गया। एक ही मतलब एक सारे दो पोस्ट को पहले तीन थे, बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे, तो उनको सबस्यूम करके एक पोस्ट बना दी गई और वो गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हॉस्टिंग, उनको सारी पावर दे दी गई। और गवर्नर जनरल वाज प्रोवाइडेड विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 टू असिस्ट हिम इन मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री डिसीजन। गवर्नर जनरल could vote only in case of tie। और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस भी थे। और ये बनाया गया फोर्ट विलियम कलकत्ता में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ओवर कंपनी थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बॉडी ऑफ कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। दूसरा एक्ट आया पेट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड फॉर पॉलिटिकल मैटर। पहले क्या था कि एक ही बॉडी थी, वो पॉलिटिकल और रेवेन्यू मैटर को डील करती थी। लेकिन पेट्स इंडिया एक्ट आया जिसमें 1784 में, उसमें क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो सिर्फ पॉलिटिकल मैटर को डील करेगी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो कमर्शियल, जो कंपनी की कमर्शियल मैटर होंगे, रेवेन्यू रिलेटेड जो ट्रेड होता था उसके मैटर को वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डील करेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कंप्राइज 6 लोग थे, 6 मेंबर। फिर एक्ट ऑफ 1786 provided that Governor General could overrule his council in matter of importance affecting safety, peace or interest of empire in India. और Governor General was granted power of Commander in Chief. Lord Cornwallis was the first Governor General to enjoy these powers. और फिर इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया। इसमें कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली थी उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर चार्टर एक्ट 1813, जिसमें फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च करने के लिए प्रोविज़न किया गया। और इसमें इट एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड, ऑल्दो द मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना कंटिन्यू। फिर उसके बाद एक्ट आया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब
1773 में जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, जो कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को ख़त्म करके, गवर्नर्स की पोस्ट को डाइल्यूट करके, तो अभी उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर दिया गया, और and vested him all civil and military power. Lord William Bentinck became the first Governor General of India. It ended the activity of East India Company as a commercial body, which became purely an administrative body. And legal member, fourth member, वो was included in Executive Council of Governor General. तो मैकले was the first legal member. फिर आया 1853 में ये जो पार्लियामेंट्री रूल चलता है, पार्लियामेंट्री इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, तो वहाँ पे जो ये रूल्स होते हैं, जैसे मिनिस्ट्रीज़ बनती है, और जैसे राज्यसभा, लोकसभा, तो उसकी जो नींव थी वो 1853 में ही फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया, तो वहीं से नींव पड़ी है। तो यहाँ पे सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. इट एस्टैब्लिश अ सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल for lawmaking. It introduced an open competition system for selection and recruitment of civil servant. फिर एक्ट पास अंडर ब्रिटिश क्राउन. तो उसके बाद 1857 में रिवोल्ट होने के बाद जो पावर था वो कंपनी रूल से ट्रांसफ़र होके अभी ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया. तो जो उनके अंडर में था, ये रेगुलेशन था, कंपनी रूल, या कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे रूल्स बनाए. अब जो होगा वो जो भी 1858 से जो भी एक्ट पास होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पास होंगे. तो ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम अ सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. द नेम ऑफ पोस्ट, जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको रीनेम किया गया वायसराय से. और लॉर्ड कैनिंग को वो फर्स्ट वायसराय थे इंडिया के. और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था पॉलिटिकल और रेवेन्यू मैटर को डील करने के लिए, उसको वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उसको हटा के वहाँ पे एक दूसरी पोस्ट क्रिएट की गई, नई पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड. और ही वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर. ही रिसीव्ड द पावर सो लॉन्ग एंजॉयड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल. द काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एडवाइजरी इन नेचर. इन मोस्ट केसेस the initiative and final decision remained with the Secretary of State of India. फिर आया Indian Council Act 1861. Initiated the participation of Indian representative in lawmaking process. The act restored the legislative power of making and amending law to the province of Madras and Bombay, thus initiating the process of decentralization. जो ये 1773 में प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे की जो पावर डाइल्यूट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, तो वही वो रिपीट होके 1861 में फिर से डिसेंट्रलाइजेशन किया कि उनकी पावर को रीस्टोर कर किया गया. द एक्ट एम्पावर्ड वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस in case of emergency which were not to remain in force for more than 6 months. अब अभी जो ऑर्डिनेंस की पावर है प्रेसिडेंट के पास है, तो वो पावर पहले वायसराय, जब ब्रिटिश टाइम में वायसराय के पास थी. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल legislative council but maintain the official majority in them.
Indian members were granted the right to ask questions and discuss the budget in Legislative Council. The act introduced principle of election, though the word election was very carefully avoided. Election word का यूज नहीं किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में. फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. 1909 में इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है. और इसमें फर्स्ट टाइम वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दो इंडियंस को फर्स्ट टाइम 2 इंडियन ने ज्वाइन किया. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join Viceroy Executive Council. It provided for the association of Indian with Executive Council of Viceroy and Governor. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join Viceroy Executive Council. He was appointed as a law member. The function and size of legislature both at the center and in the province were enlarged. The member of council were given right of discussion and asking supplementary questions. बजट पे डिस्कस करने का जो पावर दी गई थी, राइट दिया गया था, वो 1892 में था. यहाँ पे बजट का हमने पढ़ा था. बजट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस राइट भी दिया गया वोटिंग का, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार दिया गया. वोटिंग का नहीं, राइट ऑफ डिस्कशन एंड आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस. द एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम. हेंस लॉर्ड मिंटो नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट. सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या कि मुस्लिम सीट कुछ रिजर्व होगी जिसमें मुस्लिम मेंबर ही खड़े होंगे और उनको वोट सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही करेगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19, फिर इसके बाद 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया. 1909 में मॉन्टेग्यू चर्म्सफोर्ड रिफॉर्म आया. दिस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अडॉप्टेड डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम. और जो 1909 में जो कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको एक्सटेंड किया गया. एक्सटेंड किसके लिए किया गया? सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियंस के लिए एंड एंग्लो इंडियंस के लिए. और इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म एट सेंट्रल लेवल. बाईकैमरलिज्म का मतलब होता है जैसे 2 बॉडी होना, जैसे राज्यसभा लोकसभा, वैसे वो सेंट्रल लेवल पे बाईकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया. इट सेपरेटेड वेरियस सब्जेक्ट एज द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. Bicameral central legislative could make law for whole of British India. It introduced diarchy in provinces. प्रोविंसेस जैसे अभी जैसे स्टेट है यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान. तो यूपी में जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधानसभा भी है और काउंसिल भी है. और तो वहाँ पे जैसे प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया. तो डायरकी का मतलब होता है रूल ऑफ 2. दैट मीन्स कि कुछ सब्जेक्ट होंगे, 2 लिस्ट थी, एक रिजर्व लिस्ट थी, एक ट्रांसफर लिस्ट थी. रिजर्व लिस्ट में जो वहाँ के गवर्नर थे, गवर्नर उन्हीं को वो रूल बना सकते थे, लॉ बना सकते थे, एक्ट बना सकते थे उसमें. और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उस पर मिनिस्टर जो इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो मिनिस्टर होते थे, उनको वो लॉ बना सकते थे उस पर. Provincial subjects were further divided into 2 parts, transfer and reserve. For the first time, the term responsible government were used. तो अगर क्वेश्चन होगा कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पहली बार कब यूज हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था. और इसी एक्ट में बोला गया था कि कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 10 ईयर. 10 साल पे कमीशन जो है बनाया जाएगा, ये जो भी लॉ है एक्ट को रिव्यू करने के लिए कि वो कैसा काम कर रहा है. इन नवंबर 1927, 2 साल पहले ही, 8 साल मतलब 10 साल पे बना, 2 साल पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन टू रिपोर्ट ऑन
कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर द कमीशन वॉज हेंस कॉल्ड साइमन कमीशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो उसके बाद 1935 का एक्ट आया, साइमन कमीशन बनाया गया। और साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, और उसके लिए यहाँ पे फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि कोई इंडियन मेंबर नहीं है। और उनकी रिपोर्ट पे भी 1935 का कि जो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया, उसमें क्या पहला बोला गया, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। और ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन सा रहेगा, प्रोविंसेस भी रहेंगे, जो प्रिंसली स्टेट भी रहेंगे, मतलब ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट दोनों का एक फेडरेशन बनाया गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्टैब्लिश किया गया करने के लिए प्रोविज़न था उसमें, जो कि कंट्रोल करेगा करेंसी और क्रेडिट को। और प्रिंसिपल ऑफ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको और एक्सटेंड किया गया, उसको शेड्यूल कास्ट, विमेन एंड लिबरल्स के लिए उसको को भी उसमें शामिल किया गया। और फेडरल कोर्ट वॉज सेट अप इन 1937 थ्रू दिस एक्ट। और इसी एक्ट में बर्मा को, जो अभी म्यांमार है, उसको सेपरेट किया गया ब्रिटिश इंडिया से। और 2 न्यू प्रोविंसेस सिंध एंड उड़ीसा भी बनाए गए। इट इंट्रोड्यूस बाइकैम्बलिज्म और इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस। बाइकैम्बलिज्म का मतलब जैसे 2 बॉडी होना, जैसे विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और जैसे राज्यसभा लोकसभा। तो वैसे पहली बार जो बाइकैम्बलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, इट इंट्रोड्यूस बाइकैम्बलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस थे, उसमें 6 प्रोविंसेस में बाइकैम्बलिज्म लाया गया। और इंडियन, फिर उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इंडिया डिक्लेयर इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन nation on 15 August 1947. It abolished the office of Viceroy and Governor General were appointed for each dominion. It dropped the title of Emperor of India from royal title of King of England. अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्या है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट abolished the East India Company monopoly over trade। मतलब विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट के कौन से एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली को ख़त्म किया, ओवर ट्रेड का जो मोनोपोली था वो ख़त्म किया। तो उसमें था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म किया। यहाँ पे हमने पढ़ा था ये 1813। यहाँ पे 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए भी आया था। और कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड में, उसको भी अबोलिश कर दिया गया। लेकिन ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना का जो मोनोपोली थी वो कंटिन्यू रहा, टी और ट्रेड विद चाइना। और बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। कौन से एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट? तो यह काउंसिल एक्ट 1892 में 1892 में पहली बार ये पावर दिया गया बजट को डिस्कस करने का इंडियंस को। Indian Council Act 1892 increased the function of Legislative Council. The council were given the power to discuss the budget and address question to the executive. फिर in which of the following act the provision was made for establishment of Supreme Court at Calcutta? तो ये पहले में ही था, Regulating Act of 70 जो पहला एक्ट आया था उसी में भी पहली बार सुप्रीम कोर्ट और 3 जज और एक चीफ जस्टिस बनाया गया था। द प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता वॉज मेड इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर एलिजा एमपी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। With reference to establishment of Supreme Court, which of the statement are correct? Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating Act 1773, ये भी सही है। Leicester was the first Chief Justice of the Court, यहाँ पे है सर एलिजा एमपी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, तो ये गलत हो जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ओनली सही है। By which of the following act was the Federal Court in India created? Federal Court in India
कौन से एक्ट के तहत क्रिएट किया गया? तो फेडरल कोड ऑफ इंडिया 1935। एक देखो, फेडरल कोड ऑफ इंडिया in India was established by the Government of India Act 1935, और on 1st October 1937 Sir Maurice Goyer was the first Chief Justice. Hence option D is correct, none of the above, क्योंकि पहला जो फेडरल कोड बनाया गया वो 1935 एक्ट से था. द फेडरल कोड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन रिपीटेड है. तो प्रोविजन पास हुआ था 1935 में, जब रियल में जब बनाया गया वो 1937 में बनाया गया. तो यहाँ 1937. अभी यहाँ मैच कराना है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट. तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था? 1773 में. परमिशन ऑफ इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, और परमिशन आई थिंक ये 1830 यहाँ पे है. हाँ, ए का 2 बी का 1, बी का ए का 2 बी का 1. एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था. बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था. और उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल 1833 में मैकले को पहला जो फोर्थ मेंबर एज अ फोर्थ मेंबर काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ लॉ मेकिंग. और परमिशन इंग्लिश मिशनरी टू वर्क इन इंडिया, ये चार्टर एक्ट 1813 में था. 1813 में यहाँ पे रेगुलेटिंग, यहाँ पे यही सेम बातें लिखी गई हैं. In the context of Indian history, the principle of डायरकी refers to. तो डायरकी में क्या? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरी. मैंने पहले बताया था डायरकी मतलब रूल ऑफ 2, मतलब रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफ़र लिस्ट. तो रिजर्व लिस्ट पे गवर्नर मतलब ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश क्राउन को रूल, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो गवर्नर्स, उनको वो रूल बनाने का अधिकार था. और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो इलेक्टेड मेंबर जो मिनिस्टर्स थे, जो इलेक्टेड बॉडीज़ थी, उनको रूल बनाने का अधिकार था, मतलब उनको रूल बनाना था. तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू 2 कैटेगरी. तो पहली बार जो डायरकी का रूल आया वो 1919 में था. Under which of the following act डायरकी was introduced in central level? Same question. Under which of the following act डायरकी was introduced central level में? कब? 1919 में आया था प्रोविंसेस में. और 19 सेंट्रल लेवल पे कब आया? 1935 में. देखो यहीं पे ये लिखा है कि प्रोविंसेस में 1919 में आया और सेंट्रल लेवल में 1935 में आया. बर्मा भी सेपरेट हुआ था 1937 में. 1935 के एक्ट में सेपरेट किया गया था, 1937 में हुआ था. और 1935 एक्ट में सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रिमेन इंटैक्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और फेडरल कोड बनाया गया था 1935 के एक्ट में. और आरबीआई को बनाया गया था 1935 के एक्ट में. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट डायरकी सिस्टम एट सेंट्रल लेवल? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है. ये ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द एक्ट 1909 वॉज एसोसिएटेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी या लेजिस्लेचर. तो 1909 इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट. सेपरेट मुस्लिम्स के लिए पहली बार आया था. उसको मुस्लिम पॉपुलेशंस के जो इलेक्शन में मुस्लिम मेंबर सीट पे मुस्लिम ही खड़ा होगा और उसको वोटिंग मुस्लिम से करेंगे. Which of the following are the principal feature of Government of India Act 1919? So इसमें है the introduction of डायरकी in the executive government of the provinces. The introduction of डायरकी in executive government of the provinces. तो ये सही है. डायरकी पहली बार 1919 में लाया गया था. और कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल 1909 में आया था. 1909 में आया था कम्युनल इलेक्टोरेट.
और devolution of legislative authority by the center to provinces, मतलब devolution of legislative authority by center to provinces। तो ये भी आया था क्योंकि इसमें 1919 का एक्ट था जिसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और जो प्रोविंसेस थे उनको थोड़ा ज़्यादा पावर दी गई थी, उनको थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1908 पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। द एक्ट एम्बोडेड द रिफॉर्म रिकमेंडेशन रिपोर्ट एंड सेक्रेटरी ऑफिसर फॉर इंडिया। द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द women above एज ऑफ 21। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वेमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेटिव। तो ये पहला सही है क्योंकि 1935 में ही जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसमें विमेन, लेबर, SC ST इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। बट मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड ने ऐसा वोटिंग राइट वगैरह विमेन को एज 21 ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहले तो जो वोटिंग राइट प्रॉपर्टी एसेट के बेसिस पे मिलता था कि इनकम टैक्स कितना सबमिट कर रहे हो, मतलब भर रहे हो, उसके हिसाब से कितनी वेल्थ है उसके हिसाब से वोटिंग राइट थे। विथ रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज टू बी हेल्ड इन इंडिया। ओके, और सेकेंड है इन इंडियन सिविल सर्विसेज इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वॉज मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियन। तो इसमें था ये दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही ये प्रोविज़न किया गया था कि इंडियन सिविल सर्विस हेल्ड जो है सेपरेट एग्जामिनेशन जो पहले लंदन में होता था वो इंडिया में ही भी होगा। और 1941 में जो सिविल सर्विस में पार्टिसिपेशन था इंडियन का वो यूरोपियन से ज़्यादा था, ये भी सही है। Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी में था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी और इंट्रोड्यूस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस इन द गवर्नर एंड सेंटर इन द गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ क्राउन। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। द इंडियन लेजिस्लेचर